आज मीडिया में जंक खबरें बहुत है। आप समझते हैं जंक फूड, आप जानते हैं जंक फूड यानी वो खुराक जो खाने में तो बड़ा लजीज होता है, यानी टेस्टी होता है, उसका पैकिंग अच्छा होता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती है, लेकिन सेहत के एतबार से वो अच्छा नहीं है। उसी तरीके से खबरों की दुनिया में भी खबरों में आजकल जंक खबरें बहुत हो जाती है कि दुनिया का, इंसानियत का कोई फायदा उससे नहीं होता है, लेकिन टेस्टी होते हैं। खबरें सुनने का मजा आती है लोगों को, यानी एक एडिक्शन लग चुका है लोगों को खबरें सुनने का। लोग ऐसे भी हैं फजर की नमाज नहीं पढ़ते होंगे, सवेरे कुरान नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन हेडलाइंस, सुर्खियां, ये इनके बनाए, इनकी चाय हजम नहीं होती, ऐसे भी होते हैं। तो खबर की दुनिया में झूठ होता है और झूठ के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका झूठ का यह होता है कि लोगों के अंदर दहशतगर्दी फैला दे, यानी लोगों को डरा दे, खौफ। और क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते हमको उसका तजुर्बा है कि किस तरह से झूठ फैलाया जाता है, और इस झूठ फैलाने पर लोगों की आमदनी होती है। इस झूठ फैलाने में पॉलिटिशियंस का फायदा होता है, लेकिन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनका माशी फायदा होता है, उनका इकोनॉमिकल एडवांटेज है। तो झूठ के अलग अलग तरीके, जैसे कि मैंने कहा सुर्खियां, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, और ये सुर्खियां ऐसी होती है कि आदमी का दिल करेगा कि देखे खड़े रहकर। आप देखें कि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अखबार के स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग आकर खाली हेडलाइंस चेक करते हैं, उसके बाद में तय करते हैं कौन सा अखबार खरीदना। अब मार्केट बहुत टाइट है, जिसको कहते हैं गला काट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, कि भाई रोज अखबार बिकने चाहिए, 5 लाख अखबार, 6 लाख, 7 लाख। तो अखबार वालों के अंदर भी कंपटीशन लगा हुआ रहता है कि सुर्खियां किसकी अच्छी हो, उसका अखबार जल्दी बिकता है। तो जब आप खड़े रहेंगे कभी स्टेशन पे या किसी अखबार के स्टॉल पे, तो सुर्खियां जब देखेंगे अखबारों के ऊपर हेडलाइंस, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो चिल्ला रहे हैं। और अलग अलग सुर्खियां ये लोग इन्वेंट करते हैं ताकि खबर ना हो तो भी खबरें नजर आए, जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, सनसनी। जैसे कि अभी आप कभी खड़े हो अगर बुक स्टॉल पे या कोई अखबार के स्टॉल पे, तो सुर्खियां अगर आपने देखी होगी तो सारी सुर्खियां चिल्ला रही है, सानिया मिर्जा की शादी हो गई, सानिया मिर्जा की शादी है, और लोग अखबार खरीदना शुरू करते हैं। 75 पुलिस वाले मारे गए, वो खबरें भी अंदर चली जाती है 2-4 दिन के बाद, इसलिए कि उससे कौन खरीदता अखबार, वे मरे जिनके घर पे मातम होगा। हमको तो एक्साइटिंग न्यूज चाहिए, तो लोगों को एक्साइटमेंट का आदी बना दिया मीडिया ने। यानी सुर्खियां पड़ेगी, आपको लगता है अखबार चिल्ला रहा है कि खरीदो, हमको खरीदो, ये खबर है फलाना डीम का, खरीदो खरीदो, हमको खरीदो, पढ़ो, और लोग खरीदते हैं। सुर्खियां के जरिए झूठ फैलाते हैं। जैसे मैंने कहा सनसनी, और ये सनसनी मीडिया की इब्तिदा में इतनी नहीं थी। ये सनसनी शुरू हुई तकरीबन 40-50 साल पहले से, यानी अखबार तो बहुत पुराने थे, कि अखबार में जैसे कंपटीशन आने लगा, सनसनियां देने लगे लोग। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से लेकर 1998 तक, इस 8 साल में अमेरिका के अंदर खून के हादसे में 20% कमी पाई गई, लेकिन खून के खबरों के अंदर 600% इजाफा हो गया। अब बच्चे ने गोली मार दी माँ बाप को, तो 4 दिन तक उस पर अखबार में आ रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन। तो खून की खबरों में इजाफा हुआ, क्यों? कि उससे सनसनी फैलती है, सनसनी से अखबार बिकता है, अखबार ज्यादा बिका, एडवर्टाइजमेंट मिलता है, एडवर्टाइजमेंट मिली, दुकान चलती है। तो ये दुकान चलाने का एक तरीका होता है सनसनी। उस पर माशरे पर क्या असरात होते हैं, इसकी तहकीक जो है बहुत कम लोग करते हैं, और बहुत कम लोग इसकी फिक्र करते हैं। वैसे टेलीविजन सेट जो है, जो आम है, वो 1925 या 27 में अमेरिका इंग्लैंड के अंदर उसकी इब्तिदा हुई। हिंदुस्तान में आते आते 1972 हो गया, यानी जब हम अपनी आजादी के 25वां सालगिरह मना रहे थे 1972 में, हिंदुस्तान में टेलीविजन का इंट्रोडक्शन हुआ। तब तक यूरोप अमेरिका के अंदर तकरीबन हर फैमिली के पास एक टेलीविजन था, और उसके खतरे, उससे नुकसान, ये चीजें आम होने लगी। जब तक हिंदुस्तान में टेलीविजन फैलना शुरू हुआ, जब से, उससे पहले अमेरिका में 200 से 300 किताबें टेलीविजन के नुकसानात पर लिखी गई। उनमें चंद किताबें स्ट्रेंजर्स एट होम, आपके घर में अजनबी, इस तरह की किताबें आने लगी, लोगों को एहसास होने लगा। लेकिन मुकाबला भारी था, इसलिए कि
इस तरह की खबरें से ज्यादा असरात नहीं होते, क्योंकि ये भी मीडिया है। तो मीडिया वाले अपने खिलाफ खबरें नहीं छापते, ये उनका उसूल है। जिससे उनका नुकसान होता होगा वो खबरें हमारे सामने नहीं आएगी। हमारे सामने वो खबरें आएंगी जिससे मीडिया का फायदा, मेरा आपका फायदा होगा, वो खबरें नहीं आएगी। जिसमें मीडिया का फायदा है, वो दुकान लेकर बैठा है, उसको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। एक रास्ता है खौफ फैलाने का, और अलग अलग तरीके के खौफ होते हैं। कभी कभी देखो, आपको याद होगा एंथ्रेक्स, 11 सितंबर के बाद एंथ्रेक्स की बीमारी, एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स यानी कोई आग लग गई हो पूरे अमेरिका में। लोग अपने खत को खोलने से डरते थे कि कहीं इसमें एंथ्रेक्स का पाउडर ना हो। एक शख्स की मौत हुई थी, उसके बाद जो एंथ्रेक्स की पब्लिसिटी हुई है मीडिया के अंदर, कि अमेरिकन सरकार ने तकरीबन $100 मिलियन इतनी सारी वैक्सीनेशन और दवाइयां खरीदी एंथ्रेक्स से बचने के लिए। अब वो अलग बात है कि किसका कमीशन था उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं अब अमेरिकन कि ये सोची समझी हुई साजिश थी। अब एंथ्रेक्स चला गया, इसलिए दवाइयां बिक गई, दुकान बंद कर दी, नया माल खरीदा, दूसरी दुकान खोली, स्वाइन फ्लू। तो दुकानें हैं कि स्वाइन फ्लू। और यकीन मानिए, स्वाइन फ्लू की जब बीमारी शुरू हुई थी मैक्सिको में, पेंडेमिक्स बोलते हैं, कभी स्वाइन फ्लू की भी थी, पेंडेक्स भी थी, बर्ड फ्लू, इस तरह की बीमारियां थी। ऑर्डिनरी निमोनिया जैसी बीमारी थी, थोड़ा सा फर्क था बस। अब कहते हैं, लेकिन मैक्सिको में जब पहला आदमी मरा, उससे पहले बीमारी से ज्यादा उसकी खबर फैल गई और उसका खौफ फैल गया बीमारी से ज्यादा। यहां तक कि जॉर्ज बुश उस वक्त सदर था, वो कहता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम अमेरिका के अंदर हम मार्शल लॉ लगा देंगे स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू और पेंडेमिक से बचने के लिए। यानी एक पब्लिसिटी होती है, उसके बाद पब्लिसिटी और हो गई, लोग और डरने लगे। नतीजा यह हुआ कि यूरोप के जो मुल्क है, फ्रांस, जर्मन और बेल्जियम, जो लोग मुसलमान की औरतों के नकाब से एलर्जी रहते हैं कि ये क्या औरतें नकाब पहन के घूमते हैं, उनके मर्द भी नकाब लगाकर एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे, ऑफिसों में घूमते नजर आने लगे। तो ये आप समझिए कि अल्लाह की तरफ से हैं या कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ। लोगों ने तस्वीरें देखी कि मर्द भी नकाब पहन के घूम रहे हैं, तो एक खौफ फैलाया गया जिस पर समाज पर ऐसे असरात पड़ गए। उसके बाद जो खौफ फैला और दवाइयां बिकने लगी, उसमें भी कम से कम $10 मिलियन की वैक्सीनेशन अमेरिकन हुकूमत ने मुफ्त में बांटी। बर्ड फ्लू के $10 मिलियन, $1 मिलियन यानी $10 लाख। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी रकम हो जाती है। $10 मिलियन के अमेरिकन हुकूमत ने वैक्सीनेशन मुफ्त बांटे, स्कूलों में, दवाखानों में, यहां वहां, और लोग खुश हो गए कि हमारी सरकार कुछ कर रही है। बाद में पता चला कि इनकम टैक्स के अंदर इजाफा हो गया। हाँ, ये सही खबर है। बाद में पता चला कि इनकम टैक्स में इजाफा हो गया, तो अपने ही जेब से, एक जेब से पैसे निकाले, ये जेब में रख दिए। ऐसा हुआ तो खौफ फैलाया। एक और खौफ जो आमतौर पे मैं तस्करा करता हूं कि बूढ़े होने का खौफ भी मीडिया ने फैलाई कि आदमी जुर्रियां देखता है शीशे में तो डर जाता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊं। फिल्म स्टार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग, उसके साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का बाजार, यानी दुकानें फिर खुलने लगी। आप जानते हैं 1968 तक जो विमेंस मैगजीन आती थी औरतों के मुतालिक, जो अखबारात आते थे, मैगजीन्स आती थी, इश्यूज आते थे, उसमें औरतों के लिए जो मुफीद हो, जो चीज फायदे वाली हो, उसके आर्टिकल और इश्तेहार ज्यादा रहते थे। कपड़े धोने का मशीन आया, या साबुन आया कपड़े धोने का, या बर्तन साफ करने का मशीन, या कोई भी ऐसी चीज, नई चद्दरें हैं, तकिए के कवर हैं, या इस्त्री है, यानी जो चीज आपको रोजाना काम आती हो और आपका काम आधा कर दे, फायदा हो आपके लिए, वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट थी उसके आर्टिकल ज्यादा थे। लेकिन उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, डाइटिंग के आर्टिकल एक ही साल में 70% बढ़ गए, 70% कि अपने आप को दुबला बनाओ, और सारे अखबारों ने लिखना शुरू किया। तकरीबन बहुत सारी औरतें, दुबली औरतें भी अपने आप को मोटी महसूस करने लगी। ये एक साइकोलॉजिकल असर है, उसका साइकोलॉजिकल असर है कि सभी लोग बोलने लगे। अगर कोई आगे कहेगा निसार भाई आपके कपड़े पे हरा दाग लगा, 1 बोला, 2 बोला, 5 बोला, तो मैं बाहर जाकर देख कर आऊंगा कि भाई क्या है। उस तरह से ये साइकोलॉजिकल असरात मीडिया ने करना शुरू किया। तो नतीजा ये हुआ आज, यानी 1998 तक औरतों की जो घरेलू चीजें होती है, चद्दर, तकिए के कवर, मैट्रेस, ये सारी चीजों की, झाड़ू मारने का मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये चीजें जो है, इनकी एडवर्टाइजमेंट सब मिलाकर $70 मिलियन आते थे बस मैगजीन्स के अंदर, टीवी पे। झाड़ू मारने का नया मशीन आया, या पोते मारने का मशीन आया, बर्तन मांजने का पाउडर, ये सारी चीजें जो आपको 24 घंटा काम आती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ
$70 मिलियन खर्च होने लगा और $700 मिलियन कॉस्मेटिक्स की एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कॉस्मेटिक एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे $700 मिलियन लोग खर्चा करने लगे। तो खौफ फैल गया लोगों के अंदर कि जी क्या हर औरत लगा रही है। एक औरत ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था इंटरनेट पर कि इनका अंदाज बड़ा अच्छा होता है कॉस्मेटिक बेचने वालों का। मैं गाड़ी लेकर गई, वो कहती है, और उतरी तो सीधी बात है, गाड़ी चलाएगा आदमी, धूल लगती है, हवा लगती है तो बाल बिखर जाते हैं, थोड़ी सी धूल लग जाती है चेहरे पे। तो कहती है कि जैसे मैं कॉस्मेटिक की दुकान में दाखिल हुई तो 5-6 बड़े बड़े शीशे मेरे सामने ताक रहे हैं, यानी मुझे दिखा रहे हैं कि देखो आपकी शक्ल कैसी हो गई। और उसके बाजू में खूबसूरत लड़कियां, 20 साल 22 साल की लड़कियों की तस्वीर चिपकाई हुई है, और उनको देखकर मुझको एहसास हो रहा है बाजू में मैं हूं, बाजू में ये इसकी तस्वीर, हाय मैं कैसी दिख रही हूं। और $10 के बदले में $20 का कॉस्मेटिक खरीद के हम निकलते हैं। तो इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेलिंग होता है खौफ के जरिए। वैसे ही मोटापे के बारे में, कि मोटापे को रोकने को इंडस्ट्री कहते हैं, यानी लोगों को भूखे मारने का कारोबार। ये डाइट इंडस्ट्री आज $35 बिलियन की है। आप सोचे कितनी बड़ी इंडस्ट्री। लोग खाते नहीं है तो ये $35 बिलियन देते क्यों है? एक आदमी अगर भूखा रहता है तो समझा कि खर्चा ही नहीं किया मैंने, बिस्किट खा ली तो बिस्किट खा ली, $2, तो खर्चा कम होना चाहिए, उसके बदले $35 बिलियन की इंडस्ट्री है डाइट इंडस्ट्री। खाली अमेरिका की बात करता हूं, पूरी दुनिया की नहीं। और इस डाइट इंडस्ट्री में तकरीबन 20,000 सेंटर्स ऐसे हैं, वेट रिड्यूसिंग सेंटर्स, उसमें 80 लाख औरतें मेंबर्स हैं। एक सर्वे के मुताबिक 10 साल की लड़की भी अपने आप को मोटी महसूस करती है, यानी ये साइकोलॉजिकल हो गया, अरे ये तो कितनी मोटी हो रही है, कैसे रिश्ते आएंगे। इस तरह से वजन कम करने की दुकानें चलने लगी और आज भी चल रही हैं। यानी अमेरिकन मार्केट में मुसन्निफ कहते हैं अगर एक किताब भी आपका वजन कम करा सकती है तो बाकी की किताबों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन होता नहीं है, अल्लाह ने जैसा बनाया है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ने बताया कि हमने ऐसा बनाया आपको, अगर आपने अच्छे काम किए तो लोग आपको इस हाल में भी पसंद करेंगे। तो ये एक और डर था। एक और डर हम देखते हैं 11 सितंबर के बाद जो मुसलमानों ने जो महसूस किया कि दाढ़ी टोपी वालों की तस्वीरें और टेररिज्म और इस्लामिक टेररिज्म, पैन अरब टेररिज्म और अजीब अजीब नाम देने लगे सुर्खियां, टीवी टॉक्स, चैट शोज, टीआरपी के बढ़ाने के चक्कर में कि दुनिया मुसलमानों से डरने लगी। यानी 5-6 हट्टे कट्टे दाढ़ी वाले पठानी पहनकर अगर हवाई जहाज में बैठते हैं तो जब तक प्लेन लैंड नहीं करता है क्रॉस, हर आदमी जो है सोचता है कि ये 11 सितंबर वाले नहीं हो, समझे ना। इस तरह से एक खौफ डाल दिया कि पूरी दुनिया मुसलमानों से डरने लगी और बेचारा मुसलमान पूरी दुनिया में डरने लगा। देखिए दोनों एक दूसरे से डरते हैं, वो मेरे से डरता है, मैं उससे डरता हूं। जब बंबई के अंदर ट्रेन का धमाका हुआ तो उसकी पब्लिसिटी बहुत हो गई थी। मैं ट्रेन में जाता था, कभी कभी मुझे भूलने की आदत होती है, दिमाग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंसान होने के नाते कभी कभी आदमी भूल जाता, कभी टिफिन भूल गया, कभी बच्चों का स्कूल का बैग भूल गया। बंबई का जो बम धमाका, उसके बाद लोगों ने मुझे मदद की कि मैं भूल जाऊं। खास करके जो मेरे साथ ट्रेन में रहते थे अपने नॉन मुस्लिम भाई, वो देखते थे अरे भाई दाढ़ी वाला आया और ऊपर टिफिन रखा। अब वो कहते भाई साहब आपका है ना? हाँ जी मेरा है। कहाँ उतरेंगे? मैंने कहा कि भाई डरिए मत, दादर उतरूंगा। होता था ऐसा, कभी कभी थकान के मारे मैं सो जाता, लेकिन वो बेचारे जागते रहते थे कहीं कि हम अगर सो गए तो ये उतर जाएगा। इस तरह से जो है एक खौफ, हालांकि क्या इतने साल से सफर करते हैं साथ में, लेकिन एक खौफ, मीडिया की पब्लिसिटी का एक असर था, ये बहुत ही गजब का असर। तो ये था, इसको खौफ इंडस्ट्री कहते हैं। एंथ्रैक्स, स्वाइन फ्लू, 11 सितंबर, ये दुकानें हैं, इनको नहीं पड़ी है कि क्या होता है दुनिया में, न खबरों के बारे में वो लोग तहकीक करते हैं। बस लोगों को पसंद हो वो पेश मत करो, लोगों को जो पसंद होना चाहिए वही